नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का जो फाइनल टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट, उसके 25 क्वेश्चन सुबह देख चुके हैं। आज अपन दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करें। तो सबसे पहले कावेरी नदी, तो कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। और ये कहां पर है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां ये आपकी कर्नाटक में, ठीक है। फिर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी आपकी छोटा जो है नागपुर पठार से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। और ये कहां पर है? झारखंड में, ठीक है। फिर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ना आपकी वो क्या है? कार्बी एंगलोंग जो आपका पठार है इससे नहीं निकलती है, तो ये क्या हो गया? असुमेलित हो गया। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो निकलती है ना वो जो है त्र्यंबक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? त्र्यंबक पहाड़ी से। और ये त्र्यंबक पहाड़ी कहां पर है? ये नासिक, और नासिक आपका पता है ये कहां पर है? तो नासिक आपका पता है महाराष्ट्र में है। तो असुमेलित पूछा था, तो असुमेलित हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और ये जो है सतारा जिला, कौन सा जिला? सतारा, सतारा जिला महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो कृष्णा नदी सतारा महाराष्ट्र महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से, और गोदावरी नदी जो है आपकी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है और ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इस तरफ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिए हुए हैं और इस तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले है तारापुर जो है नाभिकीय संयंत्र, वो आपका महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है। और ये देश का पहला है, कौन सा? देश का पहला, देश का पहला। और ये एक मिनट, देश का पहला, और देश का पहला होने के साथ इसकी सन भी याद रखनी है आपको। ये 1969 में बना था। कब बना था? 1969 में। फिर बात करें नरोरा की, तो नरोरा जो है उत्तराखंड में नहीं है आपका, ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अंतिम समय में जो है आपको ये रिवीजन क्लासे काम आ सकती है। तो अपने को असुमेलित पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित हो गया, क्योंकि नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। फिर केगा, केगा कहां पर है? कर्नाटक में। कल्पकम, कल्पकम कहां पर है आपका? तमिलनाडु में। बचा कौन सा? फिर एक अपने राजस्थान का भी बता देता हूं मैं, रावत बाटा, ठीक है, अपने को पता भी है वैसे, रावत बाटा। और रावत बाटा आपका कहां पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर जो भारी पानी है ना उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, भारी पानी का जो है उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, तारापुर देश का पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है 1969 में बनकर जो है तैयार हुआ, मतलब काम करना शुरू किया था इसने, ठीक है। तैयार पहले ही हो चुका था, काम करना शुरू 1969 में किया। ये महाराष्ट्र में है। नरोरा जो है उत्तराखंड में ना होकर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। केगा आपका कर्नाटक में, और कल्पकम जो है वो आपका तमिलनाडु में, और रावत बाटा है राजस्थान में। तो ध्यान रखना, नरोरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असुमेलित पूछा था और ये यूपी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जो युग्म है उन पर विचार कीजिए। इधर घास के मैदान है और इधर अवस्थिति है। सबसे पहले कैंपोज, कैंपोज घास के मैदान कहां पर है? तो कैंपोज जो घास के मैदान है वो आपके कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन लानोस के। जो लानोस घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में नहीं है तो ये साउथ अमेरिका में, लेकिन ये कहां पर है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। कहां पर? वेनेजुएला और कोलंबिया में, कोलंबिया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया आपका, क्या हो गया? गलत हो गया। फिर पंपास, पंपास जो घास के मैदान है ये आपके जो है वेनेजुएला में नहीं होकर कहां पर है? अर्जेंटीना में। उल्टा लिख दिया, मतलब इन्होंने क्या किया? लानोस को तो अर्जेंटीना कर दिया और पंपास को वेनेजुएला, जबकि उल्टा होता। लानोस तो है वेनेजुएला और पंपास है आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना के साथ ब्राजील का भी कुछ भाग इसमें आता है, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। फिर है जो है आपके कैंटरबरी, ठीक है, इनको कह सकते हो कैंटरबरी। कैंटरबरी जो मैदान है वो आपके हैं न्यूजीलैंड में। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों गलत है। तो कितने? पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा कौन सा है? गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। कैंटरबरी जो मैदान है वो कहां पर है? आपके न्यूजीलैंड में है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कितने युग्म असुमेलित है? तो असुमेलित आपके कितने हैं? 2 युग्म। 2 युग्म असुमेलित है और 2 ही क्या है? सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नहीं है। कि कौन सा द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ये नहीं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले हम बात करें क्यूराइल द्वीप। कौन सा द्वीप? क्यूराइल। तो क्यूराइल जो द्वीप है ना आपका, वो कहां पर है? वो प्रशांत महासागर में ही है। कहां पर है?
प्रशांत महासागर में। ये जापान के पास है और रूस के आधिपत्य में है। आधिपत्य किसका है इस पर? रूस का। फिर कनारी द्वीप, कनारी जो द्वीप है आपका, कनारी द्वीप आपका जो है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। और ये किसके जो है अंडर में है? स्पेन। अब ये मत पूछना कि ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार पूछ चुके हैं कि कौन सा द्वीप कौन से महासागर में, और कई बार पूछ चुके कौन सा द्वीप किस देश के अंडर में है। ठीक है, तो ये जो है अटलांटिक महासागर में स्पेन के अंडर में है। फिर जो है गलोपागोस, इसको जो है गलोपागोस लिख सकता है, इसको कई जगह जो है गेलापागोस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? गेलापागोस। और जो गेलापागोस द्वीप है ना, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर में। कहां पर है? गेलापागोस जो है आपका वो कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो ये कहां पर आपका? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में है। और ये किसके आधिपत्य में? तो ये आपका है इक्वाडोर देश है, जिसका नाम है इक्वाडोर, तो उसके आधिपत्य में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो गेलापागोस है वो किस जो है महाद्वीप के, सॉरी किस जो है देश के कंट्रोल में है? तो इक्वाडोर के। फिर डियागो गार्सिया, नाम बहुत सुना होगा, ये आपका हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। ठीक है, और डियागो गार्सिया वो ब्रिटेन जो है उसके अंडर में। किसके अंडर में? ब्रिटेन में। और एक थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा नाम है वो मैं बता देता हूं, रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन द्वीप कह सकते हो आप, रीयूनियन द्वीप। और जो रीयूनियन द्वीप है ये भी आपका कहां पर है? हिंद महासागर में। और ये किसके आधिपत्य में? फ्रांस के। तो ये जो है पांचों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। क्यूराइल जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में, रूस के अंडर में। कनारी अटलांटिक महासागर में, स्पेन के अंडर में। जो गेलापागोस है वो प्रशांत महासागर में, इक्वाडोर के अंडर में। डियागो ग्रासिया हिंद महासागर में, जो है ब्रिटेन के अंडर में। रीयूनियन आइलैंड है वो हिंद महासागर में, फ्रांस के अंडर में। तो यहां पूछा था प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नहीं है, तो देखो ये तो प्रशांत महासागर में है और ये भी प्रशांत में। तो दूसरा और चौथा जो है प्रशांत महासागर में नहीं है, क्योंकि ये अटलांटिक में है और ये हिंद महासागर में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व 4। ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, पछुआ पवनें होती है पश्चिम से आने वाली। कहां से? पश्चिम से आने वाली। तो एक बात तो पता चल गई कि पश्चिम से आएगी पछुआ पवनें। तो देखो दक्षिण पूर्व से तो आ नहीं सकती, उत्तर पूर्व से तो आ नहीं सकती, तो यहां तो उत्तर पश्चिम से आएगी या उत्तर दक्षिण पश्चिम से आएगी, मतलब पश्चिम से तो जरूर आएगी। अब देखो पृथ्वी, ये आपकी जो 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, पता आपको, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 30 डिग्री जो है आपका दक्षिणी अक्षांश है, और ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब जो है आपको कुछ भी ध्यान नहीं है, एक पैटर्न ध्यान रखना है, ये वाला, ये पैटर्न ध्यान रखना है। ये वाला जो 0 डिग्री है ना, आपको उसकी तरफ दोनों तरफ ऐसे कर दो, बस इधर से आ रही है और इधर जा रही है, ऐसे कर दो बस। ठीक है, ऐसे। अब इनकी दिशा क्या करनी है? हमेशा 0 डिग्री की तरफ जाती है हवाएं, तो ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी। और ये हमेशा 0 डिग्री की तरफ जाती है, तो ये इस तरफ आएगी। किसकी तरफ आएगी? इसकी तरफ। फिर ये इस तरफ जाएगी और ये जो है आपकी इस तरफ आएगी। ठीक है, सेम यही है, यहां पर जो है आपकी इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ आएगी। अब बात उत्तरी गोलार्ध की हो रही है, मतलब इस ऊपर वाले गोलार्ध की। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवने, तो ये तो आपकी पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होती है? पश्चिम। और ये होती है आपकी पूर्व दिशा। तो अब देखो ये रही पछुआ पवने, कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर जो पवने चलती है वो होती है व्यापारिक पवने। कौन सी? व्यापारिक पवने, ये दोनों व्यापारिक पवने। और यहां जो चलती है ना दोनों जगह, वो होती है आपकी 30 डिग्री से। पछुआ पवने कहां से कहां चलती है? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में भी चलती है और दक्षिण में भी। तो ये देखो, ये बात यहां पर उत्तरी गोलार्ध की पूछिए तो उत्तरी में ये रही, ये पछुआ पवने। ये पश्चिम नीचे कौन सा आपका? नीचे दक्षिण है ना, तो दक्षिण पश्चिम से चल रही है। कहां से? नीचे से दक्षिण। नीचे तो क्या होता है? दक्षिण होता है, ऊपर होता है उत्तर। तो ये कहां से जो है पश्चिम से तो जा रही है, लेकिन दक्षिण पश्चिम से ये ऊपर यानी उत्तर की और पूर्व की ओर जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बात अगर दक्षिणी गोलार्ध की पूछते, किसकी? दक्षिण गोलार्ध की, तो पछुआ पवने ये देखो, ये पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ जा रही है, तिरछी जा रही है। तो ये कौन सी हो गई? उत्तर, यानी ऊपर से जो है उत्तर पूर्व पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। तो ये हो जाता है अगर दक्षिण गोलार्ध में अगर बात करते, किसमें? दक्षिण गोलार्ध में। ये चित्र आपको हमेशा याद रखना है, ये पौने रटनी नहीं पड़ेगी, ये चित्र याद होगा तो आपके। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का तो चौथा और दक्षिणी गोलार्ध का पूछ लेता
तो क्या हो जाता है आपका पहला, ठीक है, क्योंकि पछुआ पवन है तो पश्चिम से तो जाएगी, तो पश्चिम से तो जा रही है लेकिन दक्षिण पश्चिम से, और कहां की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो उत्तर पश्चिम। तो कुल मिला के इसको कैसे याद रख सकते हो, उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिण पश्चिम, और जो दक्षिण गोलार्ध तो उत्तर पश्चिम, यानी उल्टा कर दो आप, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बात यहां उत्तरी की आ जाए तो पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से चलती है, और अगर दक्षिण गोलार्ध की बात आ जाए तो जो पछुआ पवन है वो उत्तर पश्चिम से चलती है, ठीक है। दोनों को उल्टा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। सबसे पहला है, एशिया महाद्वीप विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 60% का अंश रखता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन पहले जान लेते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस नंबर पर आता है। तो सबसे पहले जो है ना आपका एशिया महाद्वीप है, इसकी जनसंख्या आपकी लगभग जो है 59.4% है, ठीक है। तो 60% हो गई, तो बिल्कुल सही बात है, लगभग बात हो रही है ना, लगभग 60%। इसके बाद आता है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, और अफ्रीका की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 16.6% है, ठीक है। फिर बात आती है यूरोप की, तीसरे नंबर पर कौन है, यूरोप की जनसंख्या 9.4%, ठीक है। फिर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका, शॉर्ट में लिख रहा हूं उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या वो 7.5% है, ठीक है। फिर बात करें अपन जो है आपकी जो है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये आता है आपका 5वें नंबर पर, और इसकी जनसंख्या आपकी 5.5, कितनी है, 5.5। और उसके बाद में जो आपका आता है, ये 5.5 है, क्या है, 5.5। और उसके बाद आपका आता है ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं, और इसकी जनसंख्या आपकी 0.6%, ठीक है। जो लास्ट में कौन सा आता है, अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका है उसकी जो है जनसंख्या आपको पता ही 0 है, ठीक है। अब देखो एशिया जो है विश्व की 60%, लगभग 60% अंश रखता है, बिल्कुल सही है। फिर उत्तरी अमेरिका व ओसेनिया की कुल जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप से अधिक है। तो देखो उत्तरी अमेरिका की 7.5% है, ओसेनिया की 0.6, तो कुल मिला के क्या हुई 8.1%। तो क्या इन दोनों की जो है उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया की कुल यानी कि 8.1% क्या अफ्रीका से ज्यादा है, अफ्रीका की तो 17.6, तो ये तो क्या हो गई, गलत हो गई। फिर देखो यूरोप महाद्वीप लैटिन व मध्य अमेरिका से अधिक जनसंख्या रखता है। यूरोप महाद्वीप जो है लैटिन व मध्य अमेरिका है उससे अधिक जनसंख्या रखता है। तो लैटिन व मध्य जो अमेरिका वो कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है यूरोप ज्यादा रखता है, 9.4 रखता है आपका, ठीक है। फिर बात करें उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, तो गलत बात है, 5वां नहीं है, चौथा है। 5वां कौन है, तो 5वां है आपका दक्षिण अमेरिका। 5वां कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है, ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका 5वां है और उत्तरी अमेरिका आपका चौथा है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि एशिया कुल लगभग 60% और उत्तरी अमेरिका व ओसेनिया कुल जनसंख्या अफ्रीका की महाद्वीप से अधिक है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इन दोनों की कंबाइन 8.6 होती है, जबकि अफ्रीका की तो 17.6 है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी, तीसरा कि यूरोप जो है ना वो लैटिन व मध्य अमेरिका है उससे अधिक जनसंख्या रखता है, तो बिल्कुल सही है। और उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से 5वां नहीं, चौथा स्थान रखता है। दक्षिण अमेरिका 5वां स्थान रखता है। तो ये दोनों ही गलत है इसमें, दूसरा व चौथा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि दूसरा सिर्फ एक गलत होना था, लेकिन इन्होंने 2 गलत दे दिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत क्षरण हेतु उत्तरदायी कारक। एक तो देखो ओजोन परत का क्षरण होता है, एक होता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस गैस। ये दोनों में अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। ओजोन परत है, इनके लिए कौन कौन सी उत्तरदायी है, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी जो है इसके लिए जो है उत्तरदायी है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प व धूल, ये आपके जो है ना ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। किसके लिए है, ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है, ना कि जो है आपकी ओजोन जो परत है उसके जो है क्षरण के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड ये दोनों जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं CFC, ये ओजोन क्षरण के लिए जो है उत्तरदायी है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प धूलकण ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओजोन क्षरण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है। और इनके अलावा जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका मैं बता देता हूं, एक तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मेथेन, ठीक है, और जो मेन बता देता हूं, ठीक है, एक तो होगी आपकी CO2, एक होगी मेथेन, और एक आपकी ओजोन खुद भी है, लेकिन इतनी जो है मात्रा में नहीं है, एक ओजोन खुद भी है, ठीक है, एक ओजोन खुद भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो
ओजोन परत है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड ही है। नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प व धूलकण जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। और इनके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है? एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक मेथेन और एक ओजोन। तो उत्तर होगा केवल 1 व 2। कौन सा उत्तर होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 व 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन देखो करंट का है, और करंट के क्वेश्चन अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या पता डायरेक्ट ही आ जाए, वैसे इनमें डिटेल से जानने के लिए कुछ भी नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो राजस्थान में जो बेरोजगारी दर है वो आपकी 4.2% मानी गई है। किसके अकॉर्डिंग? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी मोना अग्रवाल जो राजस्थान से ही, आपको पता है मोना अग्रवाल, इस इवेंट में उनका स्कोर कितना रहा? ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है अवनी लेखरा के टाइम 2020 में जो हुआ था ना आपका पैरा ओलंपिक 2021 में हुआ था। ठीक है, 20 की जगह 21 में हुआ था कोरोना के कारण। तो उस कारण जो है आपका सेकंड ग्रेड में जो है आ चुका था, जो है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से एक में आया था ये क्वेश्चन। तो जो पैरा ओलंपिक 2024 है उसमें कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी मोना अग्रवाल जो है उनका स्कोर कितना रहा उस इवेंट में? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 228.7। और इनके अलावा जो है अवनी लेखरा, कौन? अवनी लेखरा, वो भी इसी इवेंट में थी, सेम इवेंट में, और उन्होंने क्या जीता इसमें? गोल्ड या स्वर्ण पदक। क्या जीता? गोल्ड या स्वर्ण पदक जीता, सेम इवेंट में। और ये भी राजस्थान से, आपको पता है, और ये मोना अग्रवाल है वो भी राजस्थान से ही है। तो इसमें जो है सेम इवेंट में जो है कांस्य और जो गोल्ड है वो दोनों के दोनों किसने जीते? भारत ने। तो मोना अग्रवाल का स्कोर तो 228.7 था, लेकिन जो अवनी लेखरा है उनका स्कोर आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा का स्कोर था 249.7, 249.7। और ये क्या रिकॉर्ड है? पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। तो ध्यान रखना, पिछली बार 249.6 था और इस बार जो है 249.7, और मोना अग्रवाल का स्कोर 228.7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन क्या बोला? मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित असंगत जो है युग्म उसको चयन कीजिए। राव जोधा पुरस्कार राजेंद्र परिहार को मिला, तो बिल्कुल सही बात है। मुणोत नैणसी पुरस्कार, ये गलत है, दिव्या भाटिया को नहीं मिला। ये किसको मिला? मुणोत नैणसी जो आपका जो अवार्ड है वो मिला पत्रकार है एक ओम थानवी या थानवी, पत्रकार ओम थानवी को मिला। किसको? ओम थानवी को। कौन सा पुरस्कार? मुणोत नैणसी पुरस्कार। तो राव जोधा पुरस्कार राजेंद्र परिहार, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 की बात हो रही है जिसमें अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं। तो राव जोधा पुरस्कार राजेंद्र परिहार, मुणोत नैणसी जो पुरस्कार है वो मिला पत्रकार ओम थानवी को। फिर दिव्या भाटिया को क्या मिला? दिव्या भाटिया को मिला पद्मश्री, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, कोमल कोठारी सम्मान, ध्यान रखना। ठीक है, कोमल कोठारी सम्मान या पुरस्कार भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो मुणोत नैणसी पुरस्कार मिला पत्रकार ओम थानवी को, और दिव्या भाटिया को मिला पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, और राव सीगा पुरस्कार मिला डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को, और महाराणा हनुमंत सिंह पुरस्कार मिला मनोज चौधरी को। तो ये तो भी दोनों के दोनों सही हैं। तो राव सिंगा पुरस्कार भीम सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह पुरस्कार मनोज चौधरी, और मुणोत नैणसी ध्यान रखना पत्रकार ओम थानवी, और दिव्या भाटिया को मिला पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान। तो दूसरा गलत है, हो गया, और असंगत पूछा था तो उत्तर नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन वापस असंगत के बारे में पूछा है, और ये जो है बजट से संबंधित है, तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली फ्लाइंग अकेडमी किशनगढ़ अजमेर में, बिल्कुल किशनगढ़ एयरपोर्ट में प्रदेश की पहली फ्लाइंग अकेडमी जो है बनने वाली है, बिल्कुल सही बात है। प्रदेश का पहला किसान कॉल सेंटर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में बनने वाला है। अलग अलग याद रख लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है तो अलग से पूछ सकता है कि राजस्थान का जो है पहला किसान कॉल सेंटर तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजस्थान यूनिटी मॉल ये कहां पर बनने वाला है? तो ये जयपुर में, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान की पहली चीता सफारी ये जो है सज्जनगढ़ उदयपुर में नहीं है, ये गलत हो गया। तो कहां पर है ये? तो ये जो है आपकी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, कहां पर? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, रावत भाटा जो है रावत भाटा का क्षेत्र है कुछ, इन दोनों को मिलाकर कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो कुल मिलाकर दोनों नाम ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ और रावत भाटा दोनों का क्षेत्र शामिल है इसमें, और जिला है आपका चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान की पहली चित्ता सफारी और जो है जो भारत की दूसरी, ठीक है, भारत की कौन सी है? दूसरी, ठीक है। तो राजस्थान की पहली चित्ता सफारी कहां पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ या रावत भाटा चित्तौड़गढ़, दोनों नाम याद रखने हैं। तो अपने को असंगत युग्म बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका असंगत
हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है अक्टूबर 2024 तक मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अक्टूबर, देखो करंट का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम स्थान। ठीक है, और करंट के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, और 10 क्वेश्चन में आपके जो 20 नंबर आते हैं, तो एकदम अच्छे से करंट पढ़ना है, और खास तौर पर जून से लेकर नवंबर तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। इन उपचुनाव में सर्वाधिक कुल मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान की कितनी 7 विधानसभा जो सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए, इन उपचुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जो है ना आपके जो है कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो 69.29% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, तो खींवसर में हुआ। सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, खींवसर में, यहाँ पर 75.62% मतदान हुआ। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम हुआ आपका कहां पर है, दौसा में। कहां पर हुआ, दौसा में, और ये हुआ आपका सिर्फ 62.11%। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अभी तक जो है 16वीं जो आपकी विधानसभा है, कौन सी विधानसभा, 16वीं विधानसभा, इसमें अभी तक 9 उपचुनाव हो चुके। कितने, 9 उपचुनाव हो चुके 9 सीटों पर। ठीक है, जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। 7 पर तो अभी हुए हैं, जिसमें खींवसर में सबसे अधिक मतदान और सबसे कम दौसा में हुआ है। तो देखो 5 नाम तो आपके सामने, एक तो रामगढ़, एक सलूम्बर, एक खींवसर, एक देवली उनियारा, एक दौसा, 5 नाम हो गए। छठा नाम है झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। इनके अलावा जो है आपका स्टार्टिंग में जो हुआ था ना, कहां हुए थे स्टार्टिंग में देखो एक यहाँ पर जो है 84 भी ध्यान रखना, 84 जहां से जो है बीएपी पार्टी जीती है। तो 7 पर तो अभी हुआ है रामगढ़, सलूम्बर, खींवसर, देवली उनियारा 4, दौसा 5, झुंझुनू 6 और 84 7। और इससे पहले 2 उपचुनाव हो चुके, एक तो कर्णपुर सीट पर जहां पर जो चुनाव ही नहीं हुए थे। ठीक है, श्रीगंगानगर की जो कर्णपुर सीट है वहां पर चुनाव ही नहीं हुए थे, और वो पहले ही बीजेपी ने मंत्री बना दिया था और फिर वो हार गए थे, तो वो उपचुनाव की श्रेणी में आएगा। एक जो आपका हुआ था बाद में हुआ था आपका जून के आसपास बागीडोरा में, बागीडोरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हुआ था। तो अब तक 9 उपचुनाव हो चुके हैं इस जो है आपकी वर्तमान जो है विधानसभा में। तो क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है कि जो है पिछली बार आया था कि अब तक कितने उपचुनाव हो चुके हैं, पिछली जो सरकार थी उसके बारे में पूछा था। तो इस सरकार में जो है आपकी 16वीं विधानसभा में 9 उपचुनाव हो चुके हैं। ठीक है, कर्णपुर, बागीडोरा पहले हो चुके हैं और 7 पर अब हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहां किया जाना प्रस्तावित है। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, अब जो है कालीबाई का नाम आते अपन सब डूंगरपुर पर चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना उत्तर होगा इसका उदयपुर। ठीक है, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय आपका उदयपुर में जो है स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं आगे वो फिर और अच्छे से करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहले ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, तो ये जो है आपका गलत है। ये आपकी जो है हुई 1 जनवरी 2024 से। कब से, 1 जनवरी 2024 से जो है ये स्टार्ट की गई। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप कमेंट कर देना, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इस योजना के क्रियान्वयन के हेतु नोडल विभाग है, तो बिल्कुल सही है। कौन सा है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। फिर इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रति माह अधिकतम 1 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल। और कितने रुपए में, 450 रुपए में। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब 12 जो है साल के सिलेंडर देने की बात कही गई है। तो दूसरा और तीसरा सही है, और जो है आपका बाकी गलत है। तो दूसरा और तीसरा कौन से में हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2024 तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। बात किसकी हो रही है, अक्षय ऊर्जा क्षमता की। सबसे पहले स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और राजस्थान में लगभग 27,937.04 मेगावाट जो है स्थापित जो ऊर्जा क्षमता है। फिर देश की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान 10% से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही है। ध्यान रखना, कुल जो स्थापित अक्षय ऊर्जा है ना पूरे भारत की, उसमें राजस्थान का योगदान 10 से भी अधिक है। तो ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कौन सी? वन खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, सुरेश गुप्ता। ठीक है, सुरेश गुप्ता है, उन्होंने क्या है इस जो भारतीय वन खेल प्रतियोगिता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो करंट के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं और जो है आपके जो थोड़े से जो वापस जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक बात ध्यान रखना, करंट 10 नंबर का आएगा और सिर्फ राजस्थान का आएगा। जून से लेकर आपको जो है नवंबर तक का तो करंट पढ़ना ही चाहिए। फिर भारत में कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रिपोर्ट है, उनके अनुसार कुछ बताया गया है, वो देख लो कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा आधारित चावल की पैदावार 2050 तक 20% व 2080 तक 47% घटने का अनुमान है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। देखो इस क्वेश्चन का वैसे कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, ये कृषि में पूछा गया, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। इसको सिर्फ आप याद रख सकते हो, रट सकते हो, ये फैक्ट आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बाकी समझने लायक इसमें कुछ नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण ये कहा गया है कि वर्षा आधारित जो चावल है उसकी पैदावार 2050 में 20% और 2080 में जो है 47% घटने का अनुमान है। तो ये बात सही लिखी है इसने। ठीक है, फिर जो बात आती है कि सिंचित चावल की पैदावार 2050 में जो है 3.5% और 2080 में जो है 5% घटने का जो है अनुमान है। तो ये भी बात बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, ये वर्षा आधारित चावल और ये जो है आपके सिंचित चावल, दोनों के जो आंकड़े याद रखना। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 व 2 दोनों, उत्तर हो गया आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 44वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कि भारत के उद्योग क्षेत्र के बारे में असत्य कथन बताओ। तो सबसे पहले कि वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि 9.5% की औद्योगिक वृद्धि से प्रेरित थी। तो बिल्कुल सही बात है। जो वित्त वर्ष 2024 में जो है पूरे भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी हुई, 8.2%, जिसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, जो उद्योग क्षेत्र है उसकी वृद्धि कितनी है, 9.5%। ये वृद्धि है, योगदान नहीं है, वृद्धि है। फिर है उद्योग के 4 उप क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, खनन और उत्खनन ने दोहरे अंक की वृद्धि हासिल की। तो गलत बात है, इन्होंने सभी ने जो है सिंगल डिजिट की जो है वृद्धि हासिल की। और विनिर्माण है, इसका थोड़ा सा आपको डायरेक्ट याद भी रख लेना है कि जो विनिर्माण है इसकी वृद्धि रही आपकी 9.9%। ठीक है, 9.9%। फिर है बिजली और आपूर्ति ने वित्त वर्ष 2024 में मजबूत सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। तो बिल्कुल बिजली और आपूर्ति ने। फिर है विनिर्माण के लिए HSBC इंडिया परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स भी वित्त वर्ष 2024 के सभी महीनों में लगातार 50 के सीमा शुल्क से ऊपर रहा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फैक्ट के तौर पर याद ही कर सकते हो, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो असत्य कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो वापस जो है जीके के क्वेश्चन आए हैं। मेन जीके आपके डिसाइडिंग नहीं होगा, जीके तो सबको आता है, बात होगा आप जो उद्योग, कृषि, वन और इनके अलावा करंट अफेयर, ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना लगभग सबके मिला के ये डिसाइडिंग होते हैं और स्कोर अच्छा खासा आप कर सकते हो। फिर निम्न में से किस प्रतिहार शासक को रोहिल सिद्धि, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, यह है रोहिल सिद्धि, रोहिल सिद्धि के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस शासक को जो है रोहिल सिद्धि के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र। एक आपके जो है आपको पता है मिहिर भोज, कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज का क्या नाम है, उपनाम आपको पता है? मिहिर भोज का है आदिवरा। क्या है? आदिवरा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो आपका रोहिल सिद्धि है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विद्वान ने विग्रह राज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की थी? इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना कि किस विद्वान ने विग्रह राज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से की थी? इसका उत्तर ध्यान रखना, इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 किलहॉर्न। इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि विदेशी आदमी है। किलहॉर्न ने जो है विग्रह राज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की थी। इसके अलावा जो है विग्रह राज चतुर्थ को कहा जाता है कवि बांधव। क्या कहा जाता है? कवि बांधव। और कवि बांधव इनको किसने कहा? तो कवि बांधव इन्होंने जो है इनको किसने कहा? जयकांत भट्ट ने कहा। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। किलहॉर्न ने क्या बोला? इनको कालिदास और भवभूति से तुलना की। और कवि बांधव जो है विग्रह राज चतुर्थ को जयकांत भट्ट ने कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है।
47वें क्वेश्चन की जैत्र सिंह व दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1229 में भूताला का युद्ध हुआ, गलत बात है। कब हुआ? 1227 में हुआ। कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ। फिर भूताला के युद्ध की जानकारी हमीर रासो से मिलती है, तो गलत बात है। कहां से मिलती है? हमीर मदमर्दन से। कहां पर? हमीर मदमर्दन से मिलती है। और आपको कमेंट में ये बताना है हमीर मदमर्दन के जो है लेखक या जो है रचयिता कौन थे। ठीक है, तो भूताला के युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन है उससे मिलती है। फिर चिरवा शिलालेख के अनुसार भूताला युद्ध में जैत्र सिंह की हार हुई थी, तो ये भी जो है गलत बात है। चिरवा जो शिलालेख है वो जैत्र सिंह को प्रतापी राजा बताता है कि उनका सामना करने का साहस किसी में नहीं था, तो उसके जीत की जो है इसमें कहा गया है। फिर जैत्र सिंह ने 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को पराजित किया, तो जो है इसका उत्तर जो है ये बिल्कुल सही है। जैत्र सिंह ने जो है 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को भी क्या किया? पराजित किया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 2 है, यहाँ पर गलत लिखा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि 1857 की क्रांति के संबंध में। किससे? 1857 की क्रांति में। एक तरफ जो है आपका दिया हुआ है कौन से रियासत, और दूसरी तरफ वहां के राजा कौन थे, ये बताना आपको। तो सबसे पहले हम बात करें टोंक के, तो टोंक के तो वजीर अब्दुल्ला थे, नाम से पता चल रहा है, क्योंकि ये जो है मुस्लिम रियासत थी। फिर बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के आपके कौन थे? उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। तो अलवर के कौन थे आपके? विनय सिंह। तो पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के बारे में है ये। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेता हूं मैं। असहयोग आंदोलन जो कब शुरू हुआ, जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू कब हुआ? कब हुआ? 1 अगस्त 2020 को। कब हुआ? 1 अगस्त 2020 को। ठीक है, और इस जो असहयोग आंदोलन है इसकी जो है आपका जो है इस आंदोलन को पेश कब किया गया? जो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि असहयोग आंदोलन का जो विचार है कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में रखा गया। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके बारे में सत्य कथन बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये बात बिल्कुल क्या है आपकी? सही है, असत्य बताना है अपने को। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो गलत बात है। मोतीलाल नेहरू जो है यहाँ पर जो है उपस्थित जरूर थे। क्या थे? उपस्थित थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन के? किसके? 15 मार्च 1921 को जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके मौलाना शौकत अली। कौन थे? मौलाना शौकत अली। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये गलत होगा। फिर जोधपुर महाराजा ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया, तो बिल्कुल सही बात है। जोधपुर महाराजा जो है असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे और विदेशी माल को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। और फिर जो है ये आपका जो आंदोलन है 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। किस कारण? चोरा चोरी कांड के कारण। चोरा चोरी कांड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि प्रजामंडल तथा उससे संबंधित नेताओं के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले उदयपुर प्रजामंडल जो है रूपलाल सोमानी, तो ये गलत बात है। ये वैसे भीलवाड़ा के थे। ठीक है, और इतना पता है मेरे को कि ये भीलवाड़ा के थे, तो इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित थे। किससे? शाहपुरा प्रजामंडल से। बाकी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये गलत हो गया। फिर धौलपुर प्रजामंडल से मूलचंद, बिल्कुल सही है। करौली से त्रिलोक चंद, बिल्कुल सही है। और अलवर से भवानी शंकर शर्मा, तो बिल्कुल सही है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन और हो गए। अगली क्लास हम कल सुबह देखेंगे। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।